Hello, good evening. Hello, good evening. Am I audible? वेलकम टू इक्वेशन इंडिया। आप लोगों की नई बैच ड्रॉपर्स बैच जो हमने अभी 2 दिन पहले शुरू की है, उसमें मेरा आई थिंक एक लेक्चर हो चुका है। आज मेरा नाम डॉक्टर श्रेया है और मैं आप लोगों का बायोलॉजी लेती हूँ बेटा। और हम आज लिविंग वर्ल्ड जो उस दिन हमने डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूंगी, राइट? So I'm a dentist by profession, right? I have been working in this field since almost 12 years. मुझे करीब करीब 10-12 साल हो गए हैं और काफी सारे बच्चों को मैंने मेहनत करके सिलेक्ट होते हुए देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो हम पढ़ा रहे हैं, हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, प्लीज आप भी अपने एफर्ट्स डालिए, खूब पढ़ाई कीजिए और जो भी दिक्कतें आ रही हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी, वी आर हियर टू सॉल्व all your problems. Okay, so I think बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, तो तब तक हम थोड़ा सा पिछला प्रीकैप लेके और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट? जब मैं सबसे पहली क्लास ले रही थी बेटा, तो मैंने आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू बताया था हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट का, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स बॉटनी बताए थे, कुछ जूलॉजी बताए थे। यही बॉटनी और जूलॉजी मिला के हमारा कंप्लीट बायोलॉजी रहता है, जो कि हमें हमारी नीट में आता है, राइट? उसी में से एक चैप्टर जो 11th स्टैंडर्ड का आपका पहला चैप्टर है, जिसे हम लिविंग वर्ल्ड कहते हैं बेटा, हमने वही चालू किया था, राइट? और हम थोड़ा सा प्रीकैप देखेंगे उसका, राइट? कि हमने उस दिन क्या क्या किया था। जो बच्चे नहीं नए भी आ रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ी चीजें समझ में आने लगेगी और हम चैप्टर को आगे, बेटा बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले साल या पिछली एनसीईआरटी और इस एनसीईआरटी में, तो काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं। तो हमें जितना लिमिटेड जो पढ़ना है, हम वो चीजें इसमें देखेंगे। इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी आगे जाके सॉल्व करेंगे और तुम्हें इसी का सेम पीडीएफ भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ मिलेगा सॉल्व करने के लिए। सो काइंडली आप उसको भी सॉल्व करिए, जो हम मैटर दे रहे हैं आप उसे भी पढ़िए, रिवाइज करिए और एनसीईआरटी तो जरूर पढ़िए। वैसे हम भी जो दे रहे हैं, एवरीथिंग इज एनसीईआरटी बेस्ड, बहुत ही ओरिएंटेड और टारगेटेड। जो आप लोगों को जितनी भी थ्योरी मिल रही है वो सब बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही ओरिएंटेड, नीट के हिसाब से हम प्रॉपरली फ्रेम करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आप व्यवस्थित ध्यान देंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, ठीक है, हम चालू करते हैं बेटा लिविंग वर्ल्ड, राइट? लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज लिविंग, हमने यहां से शुरुआत की थी, राइट? लिविंग क्या होती है, व्हाट इज लिविंग के बाद हमने बात की थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, राइट? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने, क्या होती है, व्हाट इज दिस बायोकेमिकल प्रोसेस, अर्नेस्ट मेयर कौन थे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था। यही बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज आज भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, जब हम सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे, जब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आगे बात करती हूँ। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ी थी बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो पार्ट है वो न्यू बिल्कुल नई एनसीईआरटी में से हट चुका है, ओके? बट इसके बेस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमें आगे पीछे देखने को मिलते हैं पेपर्स में, तो हम इसको स्किप तो नहीं कर सकते, राइट? तो दो चीजें ज्यादा पढ़ लेंगे बेटा तो कुछ नहीं होगा, पर कम करेंगे ना तो हमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो भले ही आप दो चीजें ज्यादा पढ़ो, काम की पढ़ो पर, ठीक है ना? तो ये वही काम की चीज में से एक है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस दिन देख रहे थे, जिसमें से सबसे पहले मैंने ग्रोथ बताया था, फॉलोड बाय रिप्रोडक्शन, फॉलोड बाय कॉन्शियसनेस, फॉलोड बाय मेटाबॉलिज्म। ओके, आई गेस याद आ रहा होगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ग्रोथ, हमने ग्रोथ के बारे में बात की थी। ग्रोथ होती क्या है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ओके? सबसे पहले हमने ग्रोथ को डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड मास। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि मैंने बताया, ओके? प्लांट्स में कैसे ग्रोथ होती है, एनिमल्स में कैसे ग्रोथ होती है, हमने बात की थी। प्लांट्स जो है वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रो कर पाएंगे, उसके बाद उनमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। ओके, आगे बढ़े। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो करते हैं, पर
सिर्फ मटेरियल एड ऑन करके ग्रोथ शो करेंगे, उसमें कोई इंटरनल ग्रोथ किसी तरह की नहीं होगी, सेल्स का डिवीजन नहीं होगा, बस डिपोजिशन सब्सटेंसेस का होता जाएगा एक के ऊपर एक, उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी। ओके, ये भी मैंने बताया था बेटा कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ दैट वी स्टडीड दैट डे। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी रिप्रोडक्शन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरी यूनिट है बेटा हमारे पास रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो रिप्रोडक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स का बनाना, हमने इसे रिप्रोडक्शन कहा था, राइट। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वो क्या होते हैं मैंने ये भी बताया था। ओके, उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, एग्जाम्पल म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। इसीलिए मैंने ये भी बोला था कि इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं ले सकते हैं। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, माइंड माय लैंग्वेज। ओके, आगे, दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बेटा ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी के अंदर बेटा कुछ ना कुछ रिएक्शन चलती रहती है, कुछ ना कुछ या तो बनेगा या कुछ ना कुछ टूटता रहेगा, राइट। हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का इंटेक करते हैं, राइट, उनका ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। वैसे ही कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को बन के बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो ये जो बनना टूटना जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। ओके, दिस मेटाबॉलिज्म कैन बी, एज आई सेड, टू टाइप्स। एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव, मतलब किसी चीज का बनना एनाबॉलिज्म होगा, और किसी चीज का टूटना और डिस्ट्रक्शन कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। ओके, एंड व्हेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व बोथ, उसे हम कहेंगे एम्फीबॉलिज्म। ओके, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के बारे में जो हमने डिस्कस उस दिन भी किए थे। ओके, और हमें याद रखना है कि ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस है। आई होप आपको चीजें आ रही हैं समझ, राइट। सबसे पहले कि ये क्या प्रोसेस है, मैंने अभी अभी बताया, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जब बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, किसी भी कारणवश हो सकता है वो, उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब भी मैंने बताया, बोथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कंबाइन टुगेदर, और उसे हम एम्फीबॉलिज्म कहते हैं। ऐसी चीजें जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। आई गेस आपको चीजें समझ में आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। ओके, केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, और इसमें देखो ये पॉइंट ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, केमिकल एनर्जी रिफॉर्म होगी किसके अंदर, एनाबॉलिज्म में, और टूटेगी, ब्रेकडाउन होगा, रिलीज होगी इन केस ऑफ कैटाबॉलिज्म। ओके, एग्जाम्पल जैसे हमारी बॉडी में मैंने अभी बताया सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब भैया ग्लूकोज टूट जाता है हमारी बॉडी में ताकि क्या हो सके, एनर्जी रिलीज होके, मैं पढ़ा रही हूं, आई नीड एनर्जी, आई एम स्पेंडिंग माई एनर्जी टू टीच यू, राइट। मतलब आई एम स्पेंडिंग माई एनर्जी इन XYZ सो मेनी थिंग्स, ठीक है। वो एनर्जी कहां से रही है मेरे पास, वो एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है, तो वो रिलीज हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, राइट, एंड आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स। हर चीज के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है, तो ये वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है बेटा हमारे इस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से। आई थिंक चीजें थोड़ी थोड़ी आपको क्लियर है। कॉन्शियसनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। कॉन्शियसनेस क्यों जरूरी है? कॉन्शियसनेस जो है बेटा हमारे, ये यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, राइट। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरमेंट, अपने ही एनवायरमेंट को, भाई मेरे आसपास क्या चल रहा है, मैं उसको लेके बहुत ज्यादा अवेयर हूं, राइट। यही सेम चीज कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास क्या क्या चल रहा है वो उसको लेके बहुत ज्यादा अवेयर रहता है, राइट। और मैं स्पेशली मेरे आसपास क्या चल रहा है उसको लेके अवेयर हूं। मतलब ह्यूमन बींग्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आसपास क्या चल रहा है उसको लेके भी अवेयर है और मेरे साथ क्या चल रहा है,
I am self conscious, I am aware of myself also. This is the ability that is only present in human beings. Okay, सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसे हम बोलते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। अभी मैंने बताया अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ किसके पास है, ह्यूमन बींग्स के पास देखने को मिलती है। ओके ओके बेटा प्लीज कमेंट करते रहना, राइट, ताकि मुझे समझ में आते जाए। आई नीड योर थम्स अप, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें। मैं सिर्फ रिकैप कर रही हूं आज, क्योंकि हम अभी अभी शुरुआत किए हैं, राइट, अभी शुरुआत किए हैं, तो चीजें समझ में आती जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा हर क्लास के पहले थोड़ा थोड़ा रिकैप करेंगे, ताकि आप लोगों को भी रिकॉल होते जाए कि हमने पढ़ा क्या था पिछली क्लास में। ओके ओके फिर मैंने पिछली क्लास में बात की थी आपसे व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर, राइट। ये भी हो गया था। इसमें से डिफाइनिंग कौन सा है, नॉन डिफाइनिंग कौन सा है, मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया था। ओके डिफाइनिंग फीचर जो है, नॉट डिफाइनिंग फीचर है, कौन कौन से हैं हमें पता होना चाहिए। हमने कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ओके ओके फिर हमने बात की थी बेटा डाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट। हमने इस पूरे अर्थ के ऊपर, हमने रेफरेंस हमारा अर्थ लिया था, और इस अर्थ के ऊपर जो भिन्न भिन्न प्रकार के, जो अलग अलग तरीके के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स हैं, उसी को हमने बायोडाइवर्सिटी नाम दे दिया था। ये जैसे जैसे बेटा एरिया बढ़ता है वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। अगर मैं इंदौर की बात करूं और मैं पूरे एमपी की बात करूं, या एमपी की जगह मैं पूरे इंडिया की बात करूं, तो मैं छोटे से बड़ी जगह, बड़े से और बड़ी जगह की बात कर रही हूं। जैसे जैसे मेरा एरिया बढ़ेगा, स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा, उनकी डेंसिटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली स्पीशीज जो है वो बढ़ेंगी जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाती जाऊंगी। ओके आगे बढ़ते हैं। ये बेटा एनसीईआरटी का डेटा है, ये मैंने पिछली बार भी बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में तुम्हारा सेम टू सेम 1.7 to 1.8 बिलियन है, ठीक है। दिस इज योर डेटा फ्रॉम एनसीईआरटी। काफी बेटा मैक्सिमम चीजें मैंने जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही ली हैं, बट बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिलेटेड पढ़नी है ना, वी कैन नॉट स्किप दोज थिंग्स। सो प्लीज रिमेंबर, यू ऑल्सो स्टडी दोज थिंग्स, जॉट इट डाउन। ओके मेरे साथ साथ लिखते भी चलो, देखते भी चलो। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। यस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने उस दिन बात की थी नॉमेनक्लेचर की, राइट। ये नॉमेनक्लेचर पूरे बायोलॉजी का बेसिक्स बनाएगा, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का नाम हम इसी नॉमेनक्लेचर से यूज करते हैं। दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, राइट। मैं जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा रही थी बेटा, उसमें मैंने ये भी चीज बताई थी कि क्यों जरूरत पड़ गई नॉमेनक्लेचर की, क्या जरूरत है हमें नॉमेनक्लेचर करने की, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने की क्या जरूरत है, राइट। बेटा वो जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर मैं बात करूं, हम लोकल नेम्स अगर वापरेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, और कंफ्यूजन के चक्कर में हम समझ ही नहीं पाएंगे। एक रीजन का व्यक्ति शायद दूसरे रीजन के व्यक्ति को कुछ बोले और वो समझ ही ना पाए कि ये क्या बात कर रहा है, राइट। मैंने उस दिन मैंगो आम का एग्जाम्पल दिया था। मैं यहाँ पे आम बोल रही हूँ, मैं एमपी इंदौर में बैठी हूँ, मैं आम, मैंगो को आम बोल रही हूँ, राइट। शायद महाराष्ट्र में लोग उसको अम्बा बोल रहे हैं, शायद और कहीं और कुछ बोल रहे हैं। तो अगर एक जगह का व्यक्ति दूसरी जगह जाता है और उसको मैंगो चाहिए है, राइट, वो कुछ और, चलो इंडिया में भी छोड़ दो, आउट ऑफ इंडिया जाता है, राइट, और आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद उसको चाहिए है, तो क्या बोलेगा वो, शायद सामने वाला ना समझ पाए। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम का नॉमेनक्लेचर बनाते हैं कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ये पर्टिकुलर प्लांट है, हम उसको एक कॉमन नेम दे देंगे जो पूरी दुनिया भर में एक्सेप्टेड रहेगा। दिस टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। और आगे जाके हम बात करने वाले हैं
बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। ठीक है बेटा, ओके। प्रियंका, निधि, पायल, आ गए हो? जो पुराने बच्चे हैं प्लीज वो लोग भी, जो मुझे अभी सुन रहे हैं 10 मिनट से और जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, वो लोग भी प्लीज थम्स अप करें, यस और नो। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक, जो जो अभी तुरंत में ज्वाइन किए हैं? ओके निधि, हाय, गुड इवनिंग। दीपक, ये तो पहले से है। अंजलि, वेयर आर यू? अंजलि इज नॉट हियर, आई थिंक शी कैन नॉट लिसन टू मी। शी इज हियर अंजलि? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। जो जो भी आप मुझे वापस से मैं बता देती हूँ, मैं पिछला थोड़ा सा रिपीटेशन कर रही थी क्योंकि मैं यही, बेटा ये बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। गुड इवनिंग निधि, हाय। बहुत छोटा चैप्टर है बेटा, हम मोस्टली 1 या 2 दिन में ये चैप्टर बहुत ही छोटा बच गया है। ये इतना ज्यादा इसमें कट छांट कर दी है एनसीईआरटी में कि बहुत कुछ पढ़ने जैसा इसमें नहीं बचा है, पर जो है वो सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सब पे आ सकते हैं। तो मैं पिछली क्लास का थोड़ा रिकैप कर रही थी, ओके, और फिर मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। सो मैं नॉमेनक्लेचर तक पहुंची हूँ। इसमें मैंने आईसीबीएन और आईसीजेडएन बताए थे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास अटेंड की है उनको और भी एक चीज याद होगी, मैंने वायरल नॉमेनक्लेचर भी बताया था, यस और नो। कल्टीवेटेड प्लांट्स भी बताया था, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ऐसे अलग अलग चीजें मैंने बताई थी, प्लीज वो उन चीजों को याद रखो और कंटिन्यू करो, ओके। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी अभी बताया साइंटिफिक नेम्स की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, राइट? ये हम उस दिन डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे। बेटा ये मैं एक बार जरूर, जो बच्चे बिल्कुल नए ऐड हुए हैं, आज ही से पहला दिन है जिनका, उनके लिए मैं जरूर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगी, राइट? सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बेटा बाय का मतलब होता है दो, नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग, राइट? सो अभी अभी मैंने बताया, थोड़ा सा क्विक, थोड़ा सा स्पीड अप रखूंगी ये वाला पार्ट क्योंकि ये मेरा, हाँ बिल्कुल प्रियंका, मैं वापस बता रही हूँ आपको, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मैं फिर से बता रही हूँ, प्लीज आप ध्यान से सुनो। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, बट सिंस आज कुछ बच्चे काफी नए जुड़े हैं तो हम उन बच्चों के लिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, ताकि आगे जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूँ वो थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना? ओके एवरीवन, यस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। आई होप मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है और सबको समझ में भी आ रहा है, यस ना? चलो, ओके, लेट्स डू दिस क्विकली। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया है? कार्लस लीनियस ने दिया है, ओके। हर नाम के उसने कहा था कि 2 कंपोनेंट्स होंगे बेटा, एक कंपोनेंट जो होगा अभी उसे जेनेरिक नेम कहा जाएगा और एक होगा उसे स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाएगा। हम आगे देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, ओके। बिफोर वी गो ऑन टू ऑल दीज एग्जाम्पल्स, क्या कैसे, एक बार मैं बात कर लेती हूँ बेटा रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। इसी के आधार पे हम हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, ओके, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करेंगे रूल्स की। ये रूल्स जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सब लोग यही फॉलो करते हैं, तुम हो, मैं हूं, दुनिया में कोई भी है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। पहला कहां से है? नॉर्मली दीज रूल्स आर, these names are taken from Latin language and written in italics। ये fonts है बेटा, italic font। अगर आप लोग कंप्यूटर यूज करते हो और कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है इटैलिक के ऊपर, तो ये उसी लैंग्वेज, उसी इटैलिक में लिखा जाता है। और डिराइव कहां से किया जाता है? तो लैटिन एज अ लैंग्वेज, ओके, वो लैटिन लैंग्वेज से लिया जाएगा, भाषा लैटिन है और लिखा इटैलिक लैंग्वेज में जाएगा। पहला यूनिवर्सल रूल, ओके। दूसरा,
पहला जो बायोलॉजिकल नेम होगा, अभी अभी मैंने ऊपर भी बताया, उसका जो पहला वर्ड होगा वो जीनस होगा, और दूसरा जो वर्ड होगा बेटा वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाएगा। ओके, ये दूसरा रूल। पहला हो गया कि वो जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया जाएगा, लिखा इटैलिक में जाएगा। ओके, फर्स्ट यूनिवर्सल रूल। सेकेंड यूनिवर्सल रूल क्या कहलाएगा? जो पहला शब्द है बेटा वो हमारा जीनस है, और जो दूसरा शब्द है वो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है। ओके ओके, अगले बात करूं, अगर मैं उसको लिख रही हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, अब मैं हाथ से लिख रही हूं बेटा, अगर मैं हाथ से लिख रही हूं तो इसको मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा अलग अलग। सॉरी, ये भी एक चीज हमें याद रखनी है कि अगर मैं लिख रही हूं तो उसे मुझे अलग अलग अंडरलाइन करना है, सेपरेटली। हैंड रिटन है तो अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अगर प्रिंटेड है, अभी हम जब प्रिंट करेंगे बेटा, बताऊंगी मैं अभी, जब आगे प्रिंटेड है तो वो हमेशा किस फॉन्ट में प्रिंट होंगे? इटैलिक में प्रिंट होंगे। ये तीसरा रूल है। यस प्रियंका, मैं साथ साथ दोनों में बताती जा रही हूँ, आप प्लीज ध्यान दो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और प्योर हिंदी में वो हमारी जो बैच चालू होने वाली है हिंदी मीडियम की, उसमें आपको प्रॉपरली पूरा हिंदी में मिलेगा, ठीक है ना। अभी हमारा हिंदी इंग्लिश कंबाइन चल रहा है, पर प्रॉपर हिंदी जो तुम्हें चाहिए है, प्योर हिंदी, वो वहां मिलेगा। अभी हम थोड़ा हिंदी इंग्लिश कंबाइन चलाएंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया थर्ड। फोर्थ की मैं बात करती हूँ, फोर्थ यूनिवर्सल रूल, वो क्या कहता है कि जब भी मैं जीनस, अब मुझे पता है मैंजीफेरा जो है वो जीनस है और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब स्पीशीज का नाम है। तो जब मैंजीफेरा लिखूंगी मैं, जीनस का नाम लिखूंगी मैं, उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा, और जो स्पीशीज का है वो हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा। आई थिंक ये याद होना चाहिए, ये मैंने उसी दिन बता दिया था। ये हमारे 4 यूनिवर्सल रूल्स है। पहला, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, इटैलिक में प्रिंट हुआ है। दूसरा, पहला शब्द हमेशा जीनस कहलाएगा, दूसरा हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट कहलाएगा, इसीलिए इसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ओके, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम उसको इटैलिक में प्रिंट करेंगे, फॉन्ट इटैलिक रहेगा, और अगर मैं उसको लिख रही हूं तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करके उनको लिखेंगे। ये रूल है हमारा तीसरे नंबर का। और चौथा जो रूल कहलाएगा बेटा वो ये है कि जब भी जीनस का नाम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज विल ऑलवेज बी कैपिटल लेटर, और जब मैं स्पीशीज का नाम लिखूंगी तो उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा स्मॉल लेटर रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा, अभी अभी मैंने बताया था कि हम कुछ एग्जांपल्स के साथ चीजें पढ़ेंगे। तो मैंने लिया है एक कॉमन जीनस पैंथेरा, दिस इज पैंथेरा बेटा, ठीक है। तुम्हें 4 फोटो दिख रहे हैं, एक जैसे तो नहीं है, अलग अलग है, इनका जीनस सेम है पर स्पीशीज सब अलग अलग है। आप सबने इन सबको कहीं ना कहीं देखा होगा, फोटो में देखा हो सकता है रियल लाइफ में भी देखा हो। तो ये है हमारा पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो विच इज अ लायन, पैंथेरा पार्डिस विच इज अ लेपर्ड, एंड पैंथेरा अंसिया विच इज अ स्नो लेपर्ड, जो यूजुअली हमें स्नो रीजन्स में, ठंडे एरियाज में देखने को मिलता है। तुम अगर देख रहे हो सब में this is always capital, this is always small. Okay, similar is with this potato solanum, फिर से मैंने सोलेनम लिया है, जीनस का नाम है। ओके, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम इज पोटैटो, सोलेनम लाइकोपेरिस्टम इज टोमेटो, सोलेनम मेलोजीना इज आवर ब्रिंजल, डॉकस कैरोटा ये हमारा कैरेट है, और एलियम सीपा हमारा ऑनियन है। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ या ना? एवरीवन, जो भी है, मैं कोशिश कर रही हूँ स्क्रीन पे देखने की, तो जो भी है मुझे प्लीज थम्स अप कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एवरीवन, आई होप अंडरस्टैंड, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। यस, शुड आई मूव अहेड? गुड निधि, पायल, पायल कहाँ है? यस पायल, इट्स योर फर्स्ट डे।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टैंड कर रही हो कि नहीं कर रही हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आई नीड योर फीडबैक। ओके, मैं आगे बढ़ रही हूँ बेटा। ये हम उस दिन कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग क्योंकि फटाफट क्विक रिकैप है ये बेटा। हर क्लास में मैं कोशिश करूंगी कर लूं फटाफट, ठीक है, 5 मिनट में, बट हमारे पास 1 घंटे का समय है और हमें कोर्स सब कुछ खत्म करना है, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो छोटे चैप्टर्स में तो ये पॉसिबल हो जाता है कि हम रिकैप कर लें, पर जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उसमें भी हम रिकैप करेंगे, पर थोड़ा क्विक करेंगे। ओके, ठीक है, ओके। ये कुछ और एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने, ओके। जैसे ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई को कहा जाता है मस्का डोमेस्टिका, व्हीट को ट्रिटिकम एस्टिवम और राइस को ओराइजा सराइव। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स है बेटा जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। उस दिन का जो मेरा लेक्चर था उस दिन मैंने यहीं पे खत्म किया था और आज मुझे यहीं से रिज्यूम करना है, ओके। मैंने ये भी बताया था आखिरी में, मैंने यहीं छोड़ा था, रेड फॉक्स को बेटा वल्पीज वल्पीज कहते हैं और इंडियन कोबरा को नजा नजा कहते हैं, ओके। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, अगर तुम थोड़ा गौर से देखोगे यहाँ पे, तो तुम्हारा जो जीनस का नाम है और स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब जो स्पीशीज हैं वो दोनों एक जैसे हैं, राइट। नजा नाजा इंडियन कोबरा है, राइट। मैं बात करूं रेड फॉक्स में वल्पीस वल्पीस है, भाई ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, जो है वो यही है, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं, ये भी हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर ही है, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम ही है और बायनोमियल नोमेनक्लेचर में ही आते हैं। ऐसे शब्दों को कहा जाता है या ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है बेटा टोटोनॉमी, जिसमें स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस का नाम दोनों सेम ही रहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, ये थोड़े अलग हैं, ओके। दीज आर लिटिल डिफरेंट, बाकी सबसे ये थोड़े अलग हैं, क्योंकि अगर तुम बाकी जितने हमने अभी तक एग्जाम्पल देखे हैं सब में जीनस का नाम और स्पेसिफिक एपिथेट का नाम अलग अलग था, पर ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ, एक्चुअली वी कैन नॉट कॉल देम एक्सेप्शंस, ये अलग प्रोसेस है, ये अलग स्टडी है, इसे टोटोनॉमी कहा जाता है, जिसमें जीनस और स्पीशीज का नाम एक जैसा है, ओके। इसके साथ मैंने उस दिन लेक्चर वाइंड अप किया था और आज मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो बेटा, जितने क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी से रिलेटिंग टू दिस यूनिट, दिस चैप्टर स्पेसिफिकली, वो इस टैक्सोनॉमी, हायरार्की इसकी, ठीक है, जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ, एक के बाद एक क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में घुमा फिरा के स्टेटमेंट बेस्ड, इधर का उधर स्टेटमेंट घुमा देंगे, आएंगे सब इसी में से, मैक्सिमम अगर बनने वाले हैं तो इसी में से। पहले क्या होता था, पहले इसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स करके भी एक पार्ट हुआ करता था, जिसमें हर्बेरियम हो गया, जिसमें जू हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, क्या क्या तरीके हैं बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के, वो सारी चीजें भी इस चैप्टर में हुआ करती थी, राइट। उस पर बहुत क्वेश्चन आते थे, पर अब वो पार्ट हटाई दिया एनसीईआरटी में, बिल्कुल खत्म ही कर दिया, डिलीटेड पार्ट है। अगर वो पार्ट ही डिलीट हो गया है तो फिर मेन पार्ट जो है बेटा वो हमारा ये बच जाता है, तो हमें इसको बाय हार्ट प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ डालनी है, ओके, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बेटा टैक्सोनॉमी की। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है, हमें यहां से शुरुआत करनी है, राइट। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, है ना, उसका बेसिस क्या है, हम कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को किसी टैक्सा में डालेंगे, उसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं, ठीक है, उसका बेसिस क्या है, यही सारी चीजें हमें देखनी है बेटा। टैक्सोनॉमी, राइट, जहां पे भी टैक्सोनॉमी जहां आता है ना, बेसिकली हम किसी ना किसी चीज की स्टडी की बात करते हैं बेटा। अब हम यहाँ पे किसकी स्टडी की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, राइट। भाई मैं आई एम बेसिकली टीचिंग यू बायोलॉजी, राइट। आई हैव डिफरेंट नेम्स, ऑर्गेनिज्म के नेम्स है मेरे पास, राइट। कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, साइंटिस्ट ने ये नेम्स ये कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे,
राइट? नया ऑर्गेनिज्म कहाँ से आएगा, उनको नाम कैसे दिया जाएगा, मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि कोई ऑर्गेनिज्म को मुझे किस ग्रुप में डालना है, राइट? उसके लिए भी तो मेरे पास कोई रूल्स होने चाहिए, कुछ तो रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे मैं किसी भी नए जानवर को, किसी भी नए पौधे को, कोई भी नए XYZ ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डाल पाऊंगी, राइट? दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ही प्रोसेस जिसके आधार पे मैं किसी ऑर्गेनिज्म को कहीं पे फिट कर दूं, किसी के साथ डाल दूं और कैटेगराइज कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, भाई वो बाहर से कैसा दिख रहा है, राइट? एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या है उसके, ये तो एक पॉइंट हो गया। इंटरनल फीचर्स क्या क्या है उसके, किसके जैसा दिख रहा है, कितनी डिफरेंसेस हैं, हर पॉइंट नोट करना पड़ेगा। और ये हर पॉइंट नोट हम तो नहीं कर सकते, पर जो इसके स्पेशलिस्ट्स हैं, राइट, बॉटनिस्ट्स हैं, जूलॉजिस्ट्स हैं, और भी कंसर्न साइंटिस्ट हैं, वो ये सब नोट करते हैं और ये सब नोट करने के बाद उनको अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में डाल देते हैं। यही प्रोसेस जो मैं इतने सारी चीजें बता रही हूँ ना, वही सारी चीजें जो हैं वो टैक्सोनॉमी में आती हैं। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? प्लीज गिव मी एन आंसर एवरीवन। तो मैं आगे बढ़ूं, टैक्सोनॉमी पढ़ा देती हूँ फटाफट, चलो जल्दी से बता दो, आ रहा है क्या समझ में कि नहीं हो रही है चीजें क्लियर? आई थिंक हो रही है, बता दो जल्दी जल्दी बताओ, क्विकली, आई नीड एन आंसर, फटाक से। एवरीवन यस और नो? जल्दी, ओके थैंक यू। ओके, रेस्ट रेस्ट एवरीबडी। कोई डाउट हो तो प्लीज वो भी साथ साथ देखते चलना। हाँ, जो डाउट हो अभी तो पूछ ही सकते हो, बाद में मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों के पास जो नंबर्स हैं उस पर भी आप व्हाट्सएप करके फोटो खींच के, कोई क्वेश्चन है तो उसका फोटो खींच के, कोई थ्योरी का पार्ट है उसका फोटो खींच के या राइट डाउन करके आप प्लीज हमें भेजिए। मैं वो क्वेरीज, मैं मेरे सब्जेक्ट की तो करूंगी ही, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो सब कुछ आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ओके ओके, आई गेस प्रियंका, पायल, निधि, दीपक, जो भी यहाँ है, मैं हर किसी का नाम नहीं, पर प्लीज कोई क्वेरीज हो तो पूछिए, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज थम्स अप रेज करिए। ओके ओके, सो प्लीज कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी भी बताया, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी ऑर्गेनिजम्स को इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है हम क्लासिफाई कर देते हैं, और इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ओके, यही है इस चैप्टर में पढ़ने का। ऑलराइट, अब मैं बात करूं बेसिस क्या है, मैंने अभी अभी बताया एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट? यही इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा स्टडी ऑफ सेल, जिसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। ओके, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है बेटा, उसका ओरिजिन कहां से हुआ, वो आया कहां से है, वो इवॉल्व कहां से हुआ है, राइट? पहले भी ऐसा ही था क्या कि कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था, फिर आगे डेवलप होके और एडवांस्ड हो गया है, ये सारा उसका डेवलपमेंट प्रोसेस में आएगा। रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, राइट? फूड न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सब चीजें उसमें आ जाएगी। और आखिरी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है उसकी। दीज आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, यही चीज हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, so this is all about taxonomy, let's move ahead. Okay, मैंने अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मुझे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है, ठीक है, अमेज़न के जंगल में ही मिल गया बेटा। अभी भी इतने सारे, हमने अभी बात की 1.7 से 1.8 बिलियन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनको नाम दे दिया गया है। ओके, बट क्या इतने ही ऑर्गेनिजम्स हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भी बेटा दुनिया भर में ऐसे कई सारी जगह हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है, हम इंसान शायद वहां तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। ओके, वहां आज भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नए मिल रहे हैं, उनको आज भी हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है, उनको नाम देने हैं, आइडेंटिफाई करके उनको अलग अलग ग्रुप्स में डालना है, राइट? तो अगर मैं किसी जंगल में गई, मुझे एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, तो अब मैं कैसे उसको नाम दूंगी भाई? मुझे कैसे समझ में आएगा कि भैया मेरे को इसको टाइगर के साथ रखना है, मेरे को इसको कैट के साथ रखना है, मेरे को इसको डॉग के साथ रखना है, कि नहीं यार ये एनिमल है ही नहीं, कोई इंसेक्ट है क्या? ठीक है, इंसेक्ट नहीं है तो कोई प्लांट है क्या, राइट? तो कोई तो कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं,
जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूं कि नहीं यार ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, मैं इसको किसके साथ ग्रुप कर सकती हूँ, तो ये सिमिलर बहुत ज्यादा एक जैसे हैं तो मैं इनको साथ में रख दूं तो चल जाएगा, राइट। उसके लिए हमारे पास कुछ पुराना डेटा भी होना चाहिए, राइट। ये जो टैक्सोनॉमी की प्रोसेस है मेरे बच्चों, ये आज की नहीं है, राइट। ये सदियों से चली आ रही है, बहुत टाइम से लोग इस पे काम कर रहे हैं, सिंस वैदिक एरास। अगर तुम देखोगे करीबन शुरू में, अगर इफ यू हैव रेड अर्लियर बुक्स, तो कहीं कहीं पे ये डेटा भी मेंशन्ड है कि भाई करीबन 720 के आसपास एनिमल स्पीशीज, कुछ प्लांट स्पीशीज, ऐसे कुछ इनफैक्ट नंबर्स भी मेंशन्ड है कि वो जो वैदिक एरा में थे वो इतने एनिमल्स थे, इतने प्लांट्स थे। मतलब आइडेंटिफिकेशन और ढूंढा ढांडी तो उसी समय से चल रही है, राइट। तो हमारे पास अब तो, और हम मॉडर्न डे में जी रहे हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारा डेटा है। वो सारे डेटा को हमने एक जगह कलेक्ट करके रखा है, ओके। अब जब कोई भी हमें नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम ये 4 प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। 4 प्रोसेसेस कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो कैरेक्टराइजेशन है, ओके। नाउ व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन, कि भाई मेरे को कोई ऑर्गेनिज्म मिला, सबसे पहले तो मैं उसके आगे के सामने से जैसा वो दिख रहा है, ठीक है, हाथ कितने हैं, पैर कितने हैं, चेहरा कैसा है, कान कैसे हैं, नाक कैसी है, ओके, स्किन कैसी है, कलर कैसा है, अलग अलग एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखती जा रही हूँ। ये सबसे फर्स्ट हमारा अपीयरेंस रहेगा, सबसे पहली जो हम चीज देखेंगे वो उसको बाहरी अपीयरेंस देखेंगे फर्स्ट। नंबर 2 में देखूंगी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। हम उसका स्पेसिमेन लेंगे, हम उसको उसके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे। ये सारी स्टडीज जो है बेटा वो हमारी कैरेक्टराइजेशन में आती है। जैसे कि मैंने अभी बोला सेल के स्ट्रक्चर को, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी उसकी कैरेक्टराइजेशन में आती है, ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके सेल का स्ट्रक्चर, और क्या हो सकता है, इकोलॉजिकल, उसका डेवलपमेंटल, ये सारी चीजें जो है वो घुमा फिरा के क्या करेंगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करने में हमारी मदद करेंगी। एवरीवन यस और नो, प्लीज से यस, यस और नो। ये हो गया हमारा कैरेक्टराइजेशन। अब मैंने एक बार उसकी स्टडीज को कैरेक्टरिस्टिक कर लिया है, फिर मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं क्या ये किसी से मैच हो रही हैं, राइट। अब मुझे मैच करना है, मतलब मेरे पास पुराना डेटा होना चाहिए। तो भाई मैं सारा पुराना डेटा निकालूंगी, वो पुराने डेटा से नए वाला जो ऑर्गेनिज्म को मैंने क्लासिफाई कैरेक्टराइज किया है उससे मैच करना शुरू करूंगी। हाँ भाई एक है, दूसरा है, जो नया वाला है वो पुराने वाले से क्या क्या मैच कर रहा है। हाँ भाई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें इतने लिम्स है, इतना बॉडी का शेप ऐसा है, कलर ऐसा है, उसके और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हों वो सारे हम एक में डालेंगे, फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मैच करेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा मैच हो रही हो हम उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन, okay. Now the other is classification. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हम उसको क्लासिफाई कर देंगे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, जिसके साथ उसकी सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हो, बिल्कुल एक जैसे हो, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज के साथ हम उसको क्या कर देंगे, ग्रुप्स में डाल देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास 3 प्रोसेसेस हो गए हैं टैक्सोनॉमी में बेटा, एक है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है क्लासिफिकेशन। और एक बार मैंने क्लासिफाई कर लिया उसके बाद मैं उसको नॉमेनक्लेचर कर दूंगी, ठीक है। जो हमने अभी अभी बात की थी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जनरली दिया जाता है, ओके, जो कि कार्लस लिनियस ने दिया था, हम वही फॉलो करेंगे फॉर नाउ, ओके, ठीक है। सो आखिरी इज नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि वो एक ही नाम से जाना जाए पूरी दुनिया के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। आई होप चीजें क्लियर है, एवरीवन क्लियर है क्या? एवरीबडी यस और नो, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, थम्स अप दे दो यार प्लीज, एवरीवन।
कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है। जब भी बेटा नोट्स बनाओ तो सब हेडिंग्स को या तो अंडरलाइन करो, या तो बक्सों में डालो, या तो कोई दूसरे पेन से लिखो। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को दूसरे कलर से लिखो ताकि तुम्हें समझ में आए। जैसे साइंटिस्ट के नेम हो गए, जैसे मैंने अभी बताया था जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, तो जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को या तो हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो। ये आपके नोट्स बनाने के तरीके होने चाहिए ताकि तुम्हें लॉन्ग टर्म पूरे साल भर उसको याद रखना है, राइट? वो इसी तरीके से याद रहेगा। ओके, सो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये 4 बेसिक चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी कर पाते हैं, जिसके आधार पे ये टैक्सोनॉमी हो पाती है। ओके, लोगों के थम्स अप भी आ गए हैं, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, राइट? मैंने अभी बात की बेटा कि ये जो टैक्सोनॉमी की प्रोसेस है, ये जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है, ये आज की प्रोसेस नहीं है, राइट? ये काफी समय से चली आ रही है, काफी सालों से, काफी डेकेड्स से चली आ रही है, राइट? बस फर्क क्या था कि पहले के जो लोग थे उनमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो उनको जितनी चीजें पता थी उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती गई, जैसे जैसे लोगों को पता चलते गया, अलग अलग डिस्कवरीज होती गई, वैसे वैसे जो टैक्सोनॉमी के कैरेक्टर्स हैं, जो टैक्सोनॉमी का प्रोसेस है, उसमें भी बदलाव आते गया। और हमारे पास जो टैक्सोनॉमी है बेटा, वो 2 तरह की है मेनली। एक है हमारी क्लासिकल टैक्सोनॉमी और दूसरी है हमारी मॉडर्न टैक्सोनॉमी। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज क्लासिकल एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ओके, अब अंतर क्या है दोनों में, पहले हम ये देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लासिकल टैक्सोनॉमी की, तो अभी हम जब उस किसी भी ऑर्गेनिज्म को, हमने अभी अभी पीछे देखा बेटा, जब भी मैं कैरेक्टराइज कर रही हूँ किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो मैं बोल रही थी कि भाई मुझे सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का बाहरी ढांचा देखना है कि वो बाहर से दिख कैसा रहा है, राइट? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है? अब बेटा जिनको नहीं पता है, ये भी मैं एक चीज बता देती हूँ, जब भी हम बायो पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ कुछ टर्म्स जो हैं वो बहुत कॉमन है, वो हर जगह इस्तेमाल होंगे। जैसे मैंने अभी नाम लिया था मॉर्फोलॉजी, अभी अभी मैंने एक नाम लिया है, दैट इज मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। ये हर जगह इस्तेमाल होगा बेटा, ठीक है? अभी जैसे यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो बेटा जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को मैं ये भी बता देती हूँ मॉर्फोलॉजी क्या होता है और एनाटॉमी क्या होता है। ओके, जो मुझे आंखों से दिख रहा है सामने, राइट, जो मैं देख पा रही हूँ उस ऑर्गेनिज्म में, एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल जो भी चीज है, आंखों से हम हमारी देख सकते हैं जो चीज, वो हमारी मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। मतलब एक्सटर्नल फीचर्स जितने भी हैं वो सब हमारे मॉर्फोलॉजी में आते हैं बेटा। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें किसी ना किसी चीज की, जैसे माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम अलग अलग और भी मेथड्स का अप्लाई करते हैं इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को देखने के लिए, वो प्रोसेस जिसमें हम इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है एनाटॉमी। ओके, तो जब भी मैं एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का वर्ड का इस्तेमाल करूं तो तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी मतलब मैडम बात कर रही है कि हम बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, और मैडम जब एनाटॉमी के नाम ले रही है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भैया ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही है। ठीक है ना एवरीवन, यस और नो? कोई भी शब्द में भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है? आगे बढ़ती हूँ। सो क्लासिकल टैक्सोनॉमी में लोगों ने क्या किया था, जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ही काम किया कि जो एक जैसे दिखने वाले एक्सटर्नली है ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, उन सबको एक एक ग्रुप में भर दिया था। जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उन्होंने एनिमल्स मतलब सबको एनिमल्स में डाल दिया, प्लांट्स मतलब सबको प्लांट्स में डाल दिया, ठीक है? अलग अलग नहीं किया था, राइट? और क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं पाए और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी वो की गई बेटा मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। ओके, सो जब हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी में बात करते हैं तो हम मॉर्फोलॉजी की भी बात करते हैं, एनाटॉमी की भी बात करते हैं। ओके,
इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर, along with structure of cell जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सब कुछ। इसके अलावा दो चीजें और कि भाई वो डेवलप कैसे होंगे, रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, और उनकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और सेल का डिस्क्रिप्शन। ये 6 चीजें आएंगे मेरे बच्चों किसके अंदर, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर। ओके, सो अंतर बहुत ज्यादा है, चाहे तुम क्लासिकल टैक्सोनॉमी की बात करो या मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात करो। हम अब जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो सब मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस पे होता है। ओके ओके, अब अगर इतना सब कुछ समझ में आ गया है ना, तो हमें एक टर्मिनोलॉजी और समझनी है बेटा, वो है सिस्टेमैटिक्स। नया शब्द है सिस्टेमैटिक्स, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है वो इसलिए क्योंकि एक तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है, दूसरा किसने दिया है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कौन सी किताब में दिया है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा होता क्या है वो तो पढ़ना ही है हमको, ठीक है ना। तो सिस्टेमैटिक्स जो वर्ड है बेटा वो किसने दिया है, इट वाज यूज्ड बाय अ वेरी फेमस साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। उसने अपनी किताब सिस्टमा नेचुरे, उसने अपनी किताब सिस्टमा नेचुरे के अंदर इसको डिस्क्राइब किया है। ओके, सो वी हैव द वर्ड सिस्टमैटिक, क्या होता है मैं बता रही हूँ, राइट। किसने दिया है, तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है कार्लस लीनियस। इनका नाम आपको पूरी बायोलॉजी में बार बार सुनाई देगा क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है। ओके, ये कैरोलस लीनियस ने अपनी किताब सिस्टमा नेचुरे के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे सिस्टमैटिक्स कहा गया, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो भी हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा, जैसे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स, इवोल्व, उसके बाद हमने बात की और क्या क्या बात करी हमने कि भाई उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है, ये सब तो बेटा देखना ही है। पर कार्लस लीनियस ने ये बोला कि इन सबके साथ भाई वो इवॉल्व कहाँ से हुआ है, उसके पूर्वज कौन थे, पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी और अब कैसी हो गई हैं, उसमें कितने बदलाव है। ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये भी हमें टैक्सोनॉमी में इंक्लूड, मतलब कैरेक्टराइज करते समय इंक्लूड करना है। ये जो सब कुछ एक साथ मिल जाता है उस प्रोसेस को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूं तो बेटा जो हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा वो टैक्सोनॉमी के साथ अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऐड हो जाए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब मैंने अभी अभी बताया कि वो कहां से आया है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से कैसे चले आ रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। जब हम उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो टैक्सोनॉमी से जोड़ देंगे, वो जो ब्रांच ऑफ साइंस है उसे या उस प्रोसेस को कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। एवरीबडी आई नीड अ थम्स अप अगर समझ में आया है तो, और कहीं दिक्कत है तो प्लीज लिख के बताओ। एवरीवन प्लीज प्लीज क्विकली, जल्दी 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 बताओ। कहीं कोई दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी बताओ, नहीं हो समझ में आया हो तो वो भी बताओ। एवरीबडी आई नीड अ यस। पायल मैं नाम लूं एक एक के, प्लीज जल्दी जल्दी। एवरीवन इज लिसनिंग, सुन तो सब रहे ना, जल्दी जल्दी बता दो यार। नहीं आ रहा हो तो रुक जाएंगे, हम वापस समझ लेंगे चीजों को। जल्दी बताओ, इतना लिमिटेड टाइम रहता है बेटा। ओके चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ। टैक्सोनॉमी के साथ जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को साथ में देखते हैं उस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी नीचे लिख के भैया कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या आएगा। टैक्सोनॉमी में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा वो,
और हमने क्या देखा बेटा, उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है वो, और क्या होगा, उसकी इकोलॉजी कैसी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वो, ये सब हमारा टैक्सोनॉमी में आता है। और उसके साथ जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड कर देंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, दिस इज सिस्टेमैटिक्स। ये हमारी क्या है, दिस इज सिस्टेमैटिक्स। एक और चीज बेटा हमें याद रखनी है, ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कभी कभी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अलावा फाइलोजेनी लिखा जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। तो यही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बायोलॉजी के टर्म्स में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनी कहा जाता है। आई थिंक ये स्लाइड क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। यस, नींद तो नहीं आ रही किसी को, समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? भाई अब तो शाम का वक्त है, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सो हमने यहां से शुरुआत की है, आज पहले का रिवीजन किया है, साथ में टैक्सोनॉमी क्या होती है उसके बेसिस देख लिए हैं। उसके बाद मैंने बात की है प्रोसेसेस, 4 है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे किसी कैटेगरी में रखना है तो वो कैटेगरी में मैं कैसे रखूंगी, उसके मैंने 4 प्रोसेसेस बताए हैं, जिसमें कैरेक्टराइजेशन पहला, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा नॉमेनक्लेचर। आगे बढ़ती हूँ बेटा टाइप्स पे, जो कि है क्लासिकल और मॉडर्न। उसी में मॉडर्न में मैंने बताया कि क्या क्या हमें इंक्लूड करना रहेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, और उसके अगला बताया मैंने सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ये सिस्टमैटिक वर्ड कहाँ से आया, किसने दिया और उसका मतलब क्या है, हम क्या चीज ऐड कर देंगे तो वो सिस्टमैटिक्स हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो हम आगे बढ़े। ओके अब बेटा आज की क्लास में वी स्टिल हैव 10-15 मिनट्स लेफ्ट। नेक्स्ट क्लास में मेरी जो पूरी क्लास ओरिएंटेड रहेगी वो पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे रहेगी, ठीक है? अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की अगली क्लास में शुरू करने से पहले हम आज ये समझ के जाएंगे कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती क्या है। हायरार्की तो सबको पता होगा क्या होती है बेटा, हायरार्की ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब मैं अगर किसी भी चीज को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूंगी तो वो हमारी हायरार्की होगी, वो एक लेवल्स में अरेंज हो जाएगी। जब वो किसी भी चीज को हम किसी लेवल में अरेंज कर देते हैं उसे हम हायरार्की कहते हैं। हम यहाँ भी जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने वाले हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे और उन कैटेगरीज की अपनी एक हायरार्की का लेवल होगा, ठीक है? वो कैसे होगा, क्या होगा, हम देखते हैं। ओके सो बेटा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम सबको एक एक कैटेगरी में बांट देंगे। अगर तुम देख रहे हो ये जो हर कैटेगरी दिखने वाली है तुमको, उसे क्या कहा गया है, इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इट रिप्रेजेंट्स अ टैक्सॉन। मतलब स्पीशीज एक टैक्सॉन है, एक लेवल है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है और फिर किंगडम है। ये क्या है, ये एक रैंक को डेजिग्नेट कर रही है, या इसी रैंक को मैं क्या कह दे रही हूँ, टैक्सॉन कह दे रही हूँ। कभी कभी इसको टैक्सा भी लिखा रहता है, अपने ही स्लाइड में पीछे लिखा है टैक्सा। टैक्सा, ओके एवरीवन, this is each rank और each category represents a taxa और a rank। यही रैंक को हमने जितने क्वेश्चंस बेटा बनेंगे इन्हीं रैंक्स और इन्हीं हायरार्की पे बनेंगे। घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, वही वही चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, पर क्वेश्चंस उसी में से आते हैं और बच्चे उसी में उलझते हैं क्योंकि लगता है बहुत ज्यादा इजी है, हम आराम से कर लेंगे, और उलझ उसी में जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना जो हम करेंगे, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके मैंने क्या बोला, हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर की, असेंडिंग मतलब हमेशा होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। ठीक है, तो अगर मैं नीचे से बात करती हूं, अगर मैं स्पीशीज से
ऊपर की तरफ जाऊंगी, अगर मैं स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाऊंगी, यहां से कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, अगर मैं नीचे से ऊपर जा रही हूं तो मैं असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रही हूं, और अगर मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, बड़े से छोटे की तरफ फॉलो कर रही हूँ, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। क्वेश्चन कैसा भी आए, चाहे वो क्वेश्चन में तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर पूछे, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, प्लीज क्वेश्चन लगाने से पहले नंबर जो भी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, वर्डिंग्स को अच्छे से पढ़ना है। वो क्या पूछ रहा है, वो नीचे से ऊपर पूछ रहा है कि ऊपर से नीचे पूछ रहा है, वो हमें अच्छे से याद रखना है, पढ़ना है पहले, फिर उसको रिकॉल करो। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट असेंडिंग ऑर्डर, हम बात करेंगे स्पीशीज से ऊपर किंगडम तक, और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, हम बात करेंगे किंगडम से लेके नीचे स्पीशीज तक। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, इस पूरे प्रोसेस को जहां कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, अब यहां पे मेनली समझने वाली बात क्या है बेटा, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हमें कहां मिलेंगे और सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स हमें कहां मिलेंगे, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब मैं बात करूं सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स कहां मिलेंगे, तो वो मिलेंगे बेटा हमें स्पीशीज में। यहां पे सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हमें स्पीशीज में मिलेंगे। बेटा क्वेश्चंस हैं ये, पोटेंशियल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के, यही एक एक चीज, एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ ना बेटा, हर चीज पे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनो, ध्यान से लिख लेना, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या है हायरार्की में पता चल गया, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है पता चल गया। असेंडिंग कहां से शुरू होगा, स्पीशीज से शुरू होगा, किंगडम पे खत्म होगा। डिसेंडिंग किंगडम से शुरू होगा, स्पीशीज से खत्म होगा, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स कहां देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हमें स्पीशीज में देखने को मिलेंगे, और सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स या सबसे लेस कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें किंगडम लेवल पे देखने को मिलेंगे। अब ये मैं बोल रही हूँ कम कॉमन क्या होता है, लेस कॉमन क्या होता है, ज्यादा कॉमन क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इनके एग्जांपल्स क्या क्या है, तो वो सब भी बताऊंगी। वो सब हम अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है ना, यही हमारा काम है, यही टारगेट है हमारा अगली क्लास का। ओके, ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि रैंक क्या है, राइट। अपार्ट फ्रॉम रैंक, टैक्सा क्या है या टैक्सॉन क्या है, और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, मुझे ऐसा लगता है ये भी समझ में आ गया है। ये भी पता चल गया है कॉमन कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेंगे और सबसे कम। नीचे से ऊपर हम जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, ऊपर से नीचे जब हम आएंगे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना, ओके बेटा आज ये एग्जाम्पल की बात करते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मोस्टली हम इसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, पहले एक बार तुम घर जाना आज, वेनेवर क्लास वाइंड अप हो जाएगी, आप जब भी घर जाओ प्लीज एनसीईआरटी ओपन करना, ये वाले पीडीएफ ओपन करना, आपने जो लिखा हो ड्यूरिंग द क्लास प्लीज उसको भी ओपन करना। ठीक है, गो थ्रू एवरीथिंग प्रॉपरली। ओके, समझने की कोशिश करो, मैंने जो एक एक चीज बताई है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे पूछ लेना, राइट, या तो नेक्स्ट क्लास में पूछो या तो जो नंबर्स गिवन है उस पर पूछो। सो वी विल कंटिन्यू, इसके आगे की जितनी चीजें हैं वो सब हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, राइट। आप लोगों को 10 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, सो फटाफट 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। ओके, सर विल मीट यू इन 10 मिनट्स।